के केंद्रक में जो भी क्या होगा, जीनोम, जीनोम बोले तो आनुवांशिकी पदार्थ, उसका हमेशा क्या होता है, गुणन, और होता है ना डीएनए की प्रति करते हैं। इसके साथ ही कोशिका के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती कि नहीं होती। इसका मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बनने के लिए जितने भी कंपोनेंट आवश्यक होंगे, बोले तो घटक आवश्यक होंगे, उन सब का एक तो क्या होना, निर्माण होना, साथ ही साथ ही जीनोम का क्या होना, गुणन, ताकि हर कोशिका में क्या जाएगा, डीएनए, हर कोशिका में क्या जाएगा, गुणसूत्र। इसे ही क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है निम्न में से कौन असत्य नहीं है। इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है, क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है पौधे अगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाओं में क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन प्रदर्शित करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल बताओ। देखिए, आपको ये पता है कि ज्यादातर द्विगुणित कोशिकाओं में जो भी काई कोशिकाएं होती है उनमें ज्यादातर होता ही क्या है, माइटोसिस। अरे क्या होता है, माइटोसिस। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बताओ जहां पर अगुणित में भी पाया जाता है। पादप जगत में ऐसे एग्जाम्पल ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में आते हैं। वहां पर किसका निर्माण होता है, बीजाणुओं का, और वहां पर बीजाणुओं के निर्माण के दौरान कौन सा विभाजन भी होता है, समसूत्री भी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही। सेकंड ऑप्शन, G0 अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से क्या होती है, सक्रिय। ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको ये तो पता है कि कोशिका विभाजन के दौरान जैसे ये चक्कर बताया जाता है और उस चक्कर के दौरान जैसे जीवन लिखा जाता है, तो कई बार जीवन से कोशिका बाहर निकलकर कहाँ चली जाती है, G0 में। हालांकि ऐसा भी होता है कि ये G0 से वापस जीवन में भी आ सकती है, लेकिन ये कोशिका उपापचय रूप से तो सक्रिय होती है, लेकिन इस कोशिका में क्या नहीं होता, प्रचुरोद्भवन का मतलब है इस कोशिका में किसी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती, वृद्धि नहीं पाई जाती। आपको पता है अपने शरीर में एक ऐसी कोशिका है जिसका नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका, और एक एनसीईआरटी ने बता रखी है हृदय की कोशिका। उसमें एक बार विभाजन होने के बाद विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। इसका मतलब वो कोशिकाएं कौन सी अवस्था की मानी जाती है, G0 अवस्था की मानी जाती है। पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा भी सही है। अगला ऑप्शन पढ़ो, चौथा। जंतुओं में अगुणित कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, अनुपस्थित नहीं उपस्थित होता है। तो ये बात क्या हो गई, गलत। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 1 व 2 दोनों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। एक कोशिका से 32 कोशिकाएं उत्पन्न करने के लिए माइटोसिस कितनी बार होगा, बोलो भाई। हमें पता है माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें 1 से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16 बनती है और 16 से 32 बनती है। या हम ऐसे भी याद करते हैं कि समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या करने का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। n क्या है, यहाँ कितने समसूत्री विभाजन हुए। तो बोलो 1, 2, 3, 4 और 5। बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहला। तो अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पहला। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन सेल डिवीजन से हर एग्जाम में आते हैं भाई। आपको चारों फेज एक साथ दे देता है, सामने कौन सी घटना कौन सी डिवीजन में होती है, कौन सा डिवीजन कौन सी फेज में होता है। पहला ऑप्शन पढ़ो, क्या कह रहा है, रो फेज। अपने अनुसार आपने क्या सीखा है, कौन सी फेज में कौन सा फंक्शन देखने को मिलता है। दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी कौन सी है, टीलोफेज। बताओ रे, रो फेज में क्या होगा, तर्कु तंतु काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ऐसा काम थरोफेज में नहीं होता, ये काम तो कहाँ होता है, मेटाफेज में। दूसरा, गुणसूत्रीय द्रव्य का संघनन शुरू हो जाता है, हाँ ये कार्य किसका है, प्रोफेज का। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है मेटाफेज में क्या, अगला क्या कह रहा है, गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदुओं की ओर जबकि बुझाए पीछे की ओर, कहाँ, एनाफेज में।
आपको पता है गुणसूत्र बिंदु का विखंडन है। अरे बताओ कहाँ होता है गुणसूत्र बिंदु का विखंडन? कहाँ देखने को मिलता है? गुणसूत्र बिंदु का विखंडन देखने को मिलता है एनाफेज में। अब बताओ रे, इसी का अगला गोल्जी का व अंतर प्रद्रवी जालिका पुनः बन जाती है। प्रोफेज का जस्ट उल्टा कहाँ होता है? टीलोफेज में। अब बताओ इसका मतलब है, बताओ एक का ऑप्शन कौन सा है? एक का है सेकंड, तो बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ए में सेकंड है पहले और थर्ड ऑप्शन में। अगला बी में एक, यहाँ भी और यहाँ भी है। अगला बोलो भाई सी में 4, ऐसा नहीं है, सी में थर्ड। देखो देखिए सी में कौन सा आएगा? थर्ड, और डी में कौन सा आएगा? फोर्थ। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सी। बिल्कुल सही भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? कितने कथन गलत है? तो पहले ये सोचना पड़ता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने कथन गलत है। बोलो भाई देखे, पहला टीलोफेज प्रथम के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन से कोशिकाओं का द्विक बनता है। अच्छी बात है। जब मियोसिस फर्स्ट की टीलोफेज फर्स्ट होती है, उसमें एक कोशिका से अंत में 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर मियोसिस सेकंड होगा, प्रत्येक कोशिका आगे जाके 2 बनाएगी। अरे है या नहीं है? मियोसिस कहाँ होता है? लैंगिक जनन में। और आपको पता है लैंगिक जनन में कोई भी जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंत में कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण करती है? 4 प्रकार के युग्मकों का निर्माण करती है। पहली बात तो बिल्कुल क्या है? सही। इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। अरे है या नहीं है? अगला दूसरा, अर्धसूत्री द्वितीय के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन से कोशिकाओं का क्या बनता है? चतुष्क। ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही। अब देखो सेकंड ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता भैया, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। अगला, अर्धसूत्री कोशिकाओं में पाए जाने वाली अंतराल अवस्था से लंबी होती है। याद है बीच में अंतराल आता है, गैप अवस्था आती है जिसे इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। वो बहुत बड़ी नहीं होती, वो बहुत छोटी होती है। इसका क्या कारण था? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन चाहे 2 बार होता होगा, लेकिन डीएनए प्रतिकृति केवल 1 बार होती है। तो बताओ ये तो क्या हो गया रे? गलत। अब ये ऑप्शन यहाँ भी है, ये ऑप्शन है यहाँ भी है। आईसीआर में तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। अगला, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय एक सामान्य समसूत्री विभाजन जैसा दिखता है। ये बात तो बिल्कुल क्या है? सही। माइटोसिस किसके समान होता है? मियोसिस सेकंड के समान, क्योंकि दोनों विभाजनों में ही गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? स्थिर। तो बताओ ऐसा ऑप्शन, ये तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ 4th आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगला और पढ़ो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित अवगुणित कोशिकाओं के साथ द्विगुणित कोशिकाओं में भी शुरू हो सकता है। ये क्या है रे? ज्यादातर अर्धसूत्री विभाजन होता ही कहाँ है? अरे ज्यादातर होता ही कहाँ है? द्विगुणित कोशिकाओं में, जबकि माइटोसिस तो द्विगुणित और अगुणित दोनों कोशिकाओं में हो सकता है। अरे है या नहीं है? चलो रे भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। सही कथन का चयन कीजिए। प्रोफेज फेस्ट की प्रारंभिक 2 उपावस्थाएं पेकाइटिन अवस्था की तुलना में छोटी होती है। इसका मतलब किनके बारे में कहना चाह रहा है? लेप्टोटीन और जाइगोटीन के बारे में। अगला ऑप्शन सुनिए, जाइगोटीन अवस्था के दौरान द्विगुणित गुणसूत्र स्पष्ट रूप से टेट्राड के रूप में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन, जीन विनिमय एंजाइम रहित मध्य अवस्था रहित प्रक्रिया है। नहीं, एंजाइम तो काम आता ही है। कौन सा? रिकॉम्बिनेज। अरे कौन सा? रिकॉम्बिनेज। अगला, समजात गुणसूत्रों के सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य आदान प्रदान जीन विनिमय कहलाता है। ये बात सही है या गलत है? जाइगोटीन अवस्था के दौरान द्विगुणित गुणसूत्र स्पष्ट रूप से टेट्राड में
और इन्हीं का नाम पे काइटिन में क्या पड़ जाएगा, बाइवेलेंट। क्या, बाइवेलेंट। अगला बताओ, देखिए वही ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बोलो भाई। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है भाई। सिनेप्सिस याद करो, नाम आते ही जाइगोटीन में ऐसा ऑप्शन सेकंड, तो फर्स्ट में कौन सा, सेकंड। चलो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत। सेकंड ऑप्शन आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण जीवन या G2। बताओ कहां, ऑप्शन में कौन है, यहां कौन सी है ये प्रोटीन जो क्या करती है, तर्कु तंतु बनाती है, और उसको नाम क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो बताओ ऑप्शन कौन सा, यहां कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। तो बी में थर्ड वाला ऑप्शन है, ये भी है और ये भी है। अगला रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहां, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता हो। ये लो, ये समजात गुणसूत्रों के जोड़े हैं, और समजात गुणसूत्रों के जोड़े के अलग अलग गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच ये क्या पाया जाता है, क्रॉसिंग ओवर, जिसे क्या कहते हैं, जीन विनिमय। ऐसा ऑप्शन सी में चौथा ऑप्शन। चलो भैया आ गया। अगला गुणसूत्र बिंदु विभाजित नहीं होते, लेकिन क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, ऐसा तो एनाफेज फर्स्ट में होता है। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी में। बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा, एनाफेज सेकंड या एनाफेज फर्स्ट। बताओ, एनाफेज सेकंड में तो गुणसूत्र बिंदु का विखंडन होता है। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा। अब देखो, देखिए सी में कौन सा ऑप्शन आया था, सी में, सी में, अच्छा ये ऑप्शन में है ना, यहाँ क्या है, पांचवा है, सही है कि नहीं है, यहाँ पांचवा है। तो बोलो सी में क्या था, पांचवा, और डी में क्या है, चौथा। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा। थोड़ा यहाँ की मिस्टेक है ना, फोर्थ और फिफ्थ। चलो रे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्या कहना चाह रहा है, इसको तो मानना है P और इसको मानना है Q। बोलो भाई, P का मतलब क्या है, समसूत्री विभाजन। देखिए पढ़ो, केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, ये बात गलत है। तो P में एक तो आना ही नहीं चाहिए, आ भी नहीं रहा है ना। अगला द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है। अगला, हाँ ये बात सही है, अरे समसूत्री तो अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है। पुत्री व मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, ये बात भी सही है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, पी में थर्ड। अगला अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, समजात गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है, सिनेप्सिस। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, चौथा। तो बताओ आंसर कौन सा आया, सी। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ड्रोसोफिला के जीवन में 20 पिकोग्राम डीएनए की मात्रा है, तो G2 अवस्था में डीएनए की मात्रा और साथ में किसकी पूछा है, क्रोमेटिड की संख्या। अगर पहले कोशिका जीवन से स्टार्ट होती है, एस में जाती है, G2 आता है, फिर प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज आता है, इसके आगे आधा होता है, एनाफेज और टीलोफेज। इस क्वेश्चन को सीखना अच्छी बात है, ऐसा क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर एग्जाम में गलत ही होता है। इधर सीखो। सबसे पहले हमें पता है कि जीवन से एस में जाते हैं, डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है, दुगनी। अगर यहाँ 20 पिकोग्राम है तो यहाँ 40 पिकोग्राम हो जाएगी। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है, या तो सेकंड है या फोर्थ है या नहीं है। चलो ये आएगा। अगला क्या कह रहा है इसमें साथ ही, किसकी संख्या, क्रोमेटिड की संख्या। देखो एस फेज में क्या क्या होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, क्रोमेटिड की संख्या भी दुगनी होती है, लेकिन क्रोमेटिड अलग है, गुणसूत्र की संख्या एक समान रहती है। कैसे भाई, इसको सीखो पहले। जीवन में अगर ये था क्रोमोजोम, अब ये है तो एक ही, यहाँ भी देखो, लेकिन एक ही गुणसूत्र में क्रोमेटिड है कितने, 2। अरे अभी भी ये है तो एक ही, गुणसूत्र का नंबर तो एक ही है। जीवन में ऐसा गुणसूत्र था जिसमें
क्रोमेटिड केवल एक था। आज गुणसूत्र की संख्या तो एक ही है, लेकिन क्रोमेटिड हो गए कितने रे? 2। इसका मतलब हमें पता है, और ये तो पूरी अनुवांशिकी में सिखाया जाता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है रे? 2n बराबर 8। अरे कितनी होती है? 2n बराबर 8। अब बताओ यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 8 दूनी 16। अरे हुई कि नहीं हुई? ऐसे सीखो, पहले ऐसे 8 है, अब यहाँ ऐसे 8 होंगे, ऐसे 8 होंगे। अगले ने क्या पूछा है? क्रोमेटिड। यहाँ गुणसूत्र में क्रोमेटिड एक था, यहाँ एक ही गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड है? 2। तो 8 के कितने हो जाएंगे? 16। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में। चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़े। न्यूक्लियोसोम में कितने प्रकार की कोर प्रोटीन पाई जाती है? सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोसोम होता क्या है। आपको पता है डीएनए से जब कौन सी प्रोटीन जुड़ती है? स्टोन, और उसको कहते हैं स्टोन अष्टक। अरे क्या कहते हैं? स्टोन अष्टक। हमें पता है ये गोलाकार, इसके चारों तरफ कौन आ जाता है? डीएनए आता है ना। और ऐसे 2 न्यूक्लियोसोम है मान लो, और 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के बीच में एक लिंकर डीएनए होता है, वहां पर एक प्रोटीन और होती है, H1 होती है ना। लेकिन इस स्टोन अष्टक का मतलब है यहाँ पर कितने प्रकार की प्रोटीन है और प्रत्येक के कितने मोल है। आपको पता है स्टोन अष्टक में H2A होती है, H2B होती है, H3 होती है और H4 होते हैं, और प्रत्येक के मोल कितने होते हैं? 2। इसका मतलब बताओ कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। ये कभी भी न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं है, ये तो 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब बताओ आंसर क्या जाएगा? पहला जाएगा, बोले तो 4 प्रकार की। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन पढ़े ध्यान से सभी। एक प्रकार का गुणसूत्र है, ये लो क्या कह दिया? मध्य में, तो नाम क्या आता है? मेटासेंट्रिक। और मध्य में गुणसूत्र बिंदु रखता है, जबकि एक अन्य में गुणसूत्र अंतिम सिरे पर होते हैं। याद करो उसको क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक। अरे क्या बोलते हैं? टीलो बोले तो अंत है। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। आते हैं ना मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। एनाफेज में जब गुणसूत्र बिंदु का विखंडन होता है और गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर जाते हैं तो उनका आकार याद करो IJL ऐसा बनता है ना, V, और आता है ना ऐसा आकार। चलो रे भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़े भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। सभी अपना अपना दिमाग लगाए और आंसर बताए। बोलो देखिए। अपना मकसद यही है कि सारे कॉन्सेप्ट एक चैप्टर के क्वेश्चन है इसमें आ जाए, और हर प्रकार का ऐसा क्वेश्चन जो आज दिन तक एग्जाम में पूछे हैं। और ऐसे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अपना गलत भी नहीं होना चाहिए भाई। बोलो रे भाई क्या कह रहा है? युग्मक मात्र कोशिका में बोले तो गेमेट मदर सेल है, उसमें डीएनए की मात्रा कितनी है? 20 पिकोग्राम है। तो क्या पूछ रहा है? युग्मक में डीएनए की मात्रा क्या होगी? सुनो भाई, अपने को पता है जिस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है उसे क्या बोलते हैं? मियोसाइट। अरे क्या बोलते हैं? ये नाम खूब आए, पराग मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, उनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, और उनको क्या बोलते हैं? मियोसाइट। और ये कोशिकाएं हमेशा क्या होती है? 2n। अरे क्या होती है? 2n। अब ऐसी कोशिका में अभी इसकी मात्रा कितनी है? 20 पिकोग्राम। अरे है कि नहीं है? अब इसमें होगा मियोसिस फेस्ट। अरे होगा कि नहीं होगा? तो एक से कोशिका कितनी बनेगी? 2। चलो ये दो, एक और ये एक है 2, तो यहाँ पर इसकी मात्रा कितनी हो गई? इसमें भी 10 और इसमें भी 10। ये पी भी लगा लेना है। इनमें आगे मियोसिस सेकंड होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इससे भी कितनी बनेगी? 2। अब बताओ एक जनन कोशिका से कितने गैमेट बनते हैं?
4। अब बताओ इनमें कितनी हो जाएगी? 5 5 5 और 5। तो बताओ आंसर कौन सा? आंसर है पहला। ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई, ये अपने को ऐसा क्वेश्चन निकालना आना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन भाई, चलो रे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ भाई, अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज के दौरान कौन सा कथन सही है? बोलो रे भाई, याद करो। अब एक बात बताऊं, अपने दिमाग में आना चाहिए, एनाफेज फर्स्ट भी होती है और एनाफेज सेकंड भी होती है। अब बोलो भाई, एनाफेज फर्स्ट भी है और एनाफेज सेकंड भी है। अब बताओ रे, पहली बात, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, बोले तो समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। ऐसा काम कहाँ होता है रे? समजात गुणसूत्रों का पृथक हो जाना, ऐसा काम वहाँ होता है जहाँ समजात गुणसूत्रों का जोड़ा होता है। और समजात गुणसूत्रों का जोड़ा कहाँ होता है? मियोसिस फर्स्ट में। तो मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में। इसका मतलब ऐसा काम तो होता है या नहीं है? असमजात गुणसूत्र पृथक होते, ये बात तो गलत है। आगे देखो, आगे देखो, ये किसकी बात कर रहा है? क्रोमेटिड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्रोमेटिड की। देखना, याद करो, एनाफेज सेकंड या समसूत्री विभाजन की एनाफेज को याद करो। क्या होता था? ये लो, ये है गुणसूत्र, ये है सेंट्रियोल। क्या होगा? सेंट्रोमियर का विखंडन होगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। यहाँ क्या हुआ? आधा क्रोमेटिड ऊपर जा रहा है, आधा नीचे जा। तो ये ऑप्शन भी क्या है? सही है। अगला क्या कह रहा है? सही कौन सा है? बताओ, पहला और तीसरा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है रे भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। केंद्रकीय परिवर्तनों के आधार पर समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था प्रोफेज अवस्था के लगभग विपरीत है? अरे काम उल्टे होते हैं। प्रोफेज ऐसी अवस्था है जिसमें केंद्रक झिल्ली विलुप्त होती है, ताकि गुणसूत्र कहाँ आ जाए? कोशिका द्रव्य में। केंद्रक झिल्ली के साथ साथ अंतरपर्द्रवी जालिका वगैरह भी क्या होती है? धीरे धीरे विलुप्त। लेकिन कहाँ पर है? टेलोफेज में इनका निर्माण वापस होता है, ताकि आगे जाके एक कोशिका से दो कोशिका बने। तो बताओ इसकी जस्ट उल्टी कौन सी है? टेलोफेज। चलो रे भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान से बताओ। देखे, अगला एक साथ अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के सारे क्वेश्चन एक साथ आ गए। बताओ क्या कह रहा है? प्रोफेज फर्स्ट, याद करो, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। अरे होती नहीं होती? पहले कौन कौन से भाग? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसका मतलब जीन विन में कहाँ होता था? प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटीन अवस्था में। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? पहले में पहला सही है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अगला ऑप्शन देखे, मेटाफेज सेकंड, उसका तो एक ही काम है, गुणसूत्रों का कहाँ आ जाना? मेटाफेज का बीच में आ जाना। तो बताओ अगला, तो इसमें कौन सा हुआ? बी में। बी में कौन सा हुआ? थर्ड। और बी में थर्ड, तो ये क्या हो गया? गायब। अगला एनाफेज सेकंड, याद करो, एनाफेज सेकंड बिल्कुल है किसके समान? माइटोसिस के समान। और अभी अभी आया था ना, तो क्या हो जाएगा? गुणसूत्र बिंदु का विखंडन। तो बताओ ऐसा ऑप्शन है गुणसूत्र बिंदु का विभाजन। इसका सी में सेकंड, सी में सेकंड पहला। अगला भी पढ़ो ऑप्शन को। मेटाफेज फर्स्ट, वही बात है। बताओ क्या हो जाओ ना? दो मध्यावस्था पट्टिकाएं। चलो भाई, अगला अगला क्वेश्चन पढ़े। एक सही मिलान का चयन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। एस अवस्था डीएनए प्रतिकृति, बिल्कुल सही है। जाइगोटी समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनाना, और इसी को कहते हैं हिंदी में सिनेप्सिस कहलाता है, युग्मन। सेकंड भी सही है। थर्ड, यहाँ जीव नहीं है रे, यहाँ जीन है। बोलो देखिए, डिप्लोटीन में ये काम बिल्कुल गलत है। अगला पढ़े, मियोसिस अगुणित व द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में नहीं, ज्यादातर द्विगुणित कोशिकाओं में, ये बात भी गलत है। अगला
नहीं 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 नहीं, G2 नहीं, G0। ये ऑप्शन भी गलत है। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है? पहला, बिल्कुल सही भैया। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन फेस्ट का युगली बोले तो बाइवेलेंट किससे मिलकर बना होता है? अब सुनो रे इधर, ये कॉन्सेप्ट भी सीखने लायक है रे भाई, ये कॉन्सेप्ट भी सीखने लायक है। और हकीकत में सेल डिवीजन में जिसको मियोसिस फेस्ट आता है ना, और मियोसिस फेस्ट की भी कौन, प्रोफेज फेस्ट, उसकी 500 फेज आती है ना, उसको सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले ये बताओ ये कौन है? क्रोमेटिड। ये कौन है? क्रोमेटिड। ये कौन है? क्रोमेटिड। ये कौन है? क्रोमेटिड। ये पूरा क्या है? ये अभी समजात गुणसूत्र का एक जोड़ा है, और इसी को क्या कहते हैं? बाइवेलेंट। इसी का आगे जाके नाम क्या पड़ेगा? टेट्राड। अरे क्या नाम पड़ेगा? टेट्राड। अब सुनो, हकीकत में गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमीर तो केवल एक ही होता है, सेंट्रोमीर तो केवल एक ही होता है, लेकिन आगे जाके यही क्रोमोजोम जब मध्य में आएंगे, बीच की प्लेट पर आएंगे, तो बताओ इधर का तर्कु तंतु इधर से जुड़ेगा, इधर का तर्कु तंतु इधर से जुड़ेगा। इसका मतलब एक गुणसूत्र में अगर 2 क्रोमेटिड है तो दोनों साइड काइनेटोकोर कितने? 2। अरे इधर का तर्कु तंतु इधर से जुड़ेगा, इधर का इधर से जुड़ेगा, इधर का इधर से जुड़ेगा, इधर का इधर से जुड़ेगा। दोबारा सीख लो। हकीकत ये है जितने क्रोमेटिड होंगे ना, काइनेटोकोर भी उतने ही होंगे। अब एक गुणसूत्र में क्रोमेटिड कितने? 2। तो एक काइनेटोकोर इधर है, एक काइनेटोकोर इधर है। अब पढ़ो देखिए क्या कह रहा है। ये ऑप्शन ही गलत हो गया। 2 अर्ध गुणसूत्र बोले तो क्रोमेटिड 2 नहीं 4। ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। अब पढ़ो देखिए, बताओ। अरे सी भी नहीं, ये किसको बता रहा है? काइनेटोकोर को। किसको? काइनेटोकोर को। अगर सेंट्रोमियर पूछे तो 2, अरे सेंट्रोमियर पूछे तो 2। सेंट्रोमियर का मतलब गुणसूत्र बिंदु, वो तो केवल है एक में एक ही होता है, 2 में 2। लेकिन यही काइनेटोकोर आए तो 4। इंग्लिश का याद रखना बस। अगला बोलो देखिए, प्रोफेज फेस्ट की डिप्लोटिन उप अवस्था किसमें महीनों या वर्षों तक रह सकती है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद करो, मानव मादा में, फीमेल में याद करो, सबसे पहले कौन होता? उगोनिया। अरे होता कि नहीं होता? ये अपना आकार बढ़ाएगा, अपनी संख्या भी बढ़ाएगा। इसमें लगातार क्या होते हैं? सब सूत्री विभाजन। अरे होते कि नहीं होते? और इसी को कहते हैं प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte। इसी प्राइमरी oocyte में होगा मियोसिस फेस्ट। इसे क्या क्या बनेगा बताओ? एक तो बनेगी सेकेंडरी oocyte और एक बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। इसी सेकेंडरी oocyte में आगे मियोसिस होगा सेकेंड, इससे बनेगा एक तो एग और एक बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी। लेकिन एक बात बताऊं, ये क्या कहना चाह रहा है कि इस प्राइमरी oocyte की प्रोफेज फेस्ट की कौन सी अवस्था? डिप्लोटिन अवस्था में ये विभाजन क्या हो जाता है? रुक जाता है। अरे क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसका मतलब बताओ ऐसा कहाँ होता है? सभी कशेरुकियों में, अंडकों में नहीं। ये बात तो गलत है। ये देखो क्या कर रहा है, कुछ कशेरुकियों के अंडकों में, और उनमें भी बात करें तो किन में? स्तनधारियों में। अरे किन में? स्तनधारियों में। अगला क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का निर्माण कहाँ होता है रे? बताओ देखिए। पुनर्योजन ग्रंथिकाओं का निर्माण बताओ कहाँ होता है? जहाँ जीन विनिमय होता है। अरे जहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। अब बताओ अगला ऐसा ऑप्शन कौन सा है? लेप्टोटीन आ नहीं सकता, डिप्लोटीन आ नहीं सकता, तो बताओ कौन सा आएगा? पेकाइटिन। और याद करो उपांतिबोन कहाँ? डिप्लोटीन में या ट्राइकाइनेसिस में? नहीं, पेकाइटिन तो आ ही नहीं सकता।
ऑप्शन कौन सा आएगा? डाइकाइनेसिस। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टीलोफेज दिया हुआ है, बोलो देखिए क्या है? टीलोफेज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका मतलब क्या पूछ रहा है? गलत। अरे क्या पूछ रहा है? गलत। पहला ऑप्शन पढ़िए, बोलो देखिए। केंद्रक आवरण गोल्जी काय केंद्रक और अंतरप्रद्रवी जालिका पुनः निर्मित हो जाते हैं। अच्छी बात है, ये बात तो सही है। अगला, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं? हालांकि ये काम तो एनाफेज में स्टार्ट हो जाता है। अगला, गुणसूत्रों की पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। हाँ, वापस क्या बन जाते हैं? क्रोमेटिन। क्या बन जाते हैं? क्रोमेटिन। अगला, गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ गति करते। नहीं 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 नहीं, ये काम तो एनाफेज का है, ये काम है एनाफेज का है। तो बताओ ये क्या हो गया? गलत। अगला क्वेश्चन पढ़ो देखिए। एनाफेज प्रावस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ देखिए। यह समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। अच्छी बात है। अगला, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन और क्रोमेटिड पृथक पृथक, ये बात भी अच्छी है। क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, ये बात भी सही है। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगला, कोशिका द्रव्य विभाजन, बोले तो साइटोकाइनेसिस। एक बार दोबारा बता दो देखिए। चाहे विभाजन कोई सा ही हो, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, पहले साइटोप्लाज्म का होता है, पहले केंद्रक का होता है, तभी तो केंद्रक झिल्ली क्या होती है? विलुप्त। और कहाँ आते हैं? गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बोलो देखिए। हाँ, ये देखना, इसको इंग्लिश में याद रखना रे। बताओ, जंतु कोशिका में ये होता था क्या? अरे अब केंद्रीय थोड़ी होता था। जंतु कोशिका में तो क्या बनती थी? खांच। क्या बनती थी? हाँ, तो इसकी इंग्लिश याद रखना। ये क्या होती है? सेंट्रीपिटल। क्या होता है? सेंट्रीपिटल। जबकि पादप कोशिका में तो बीच में क्या बनती थी? प्लेट। अरे क्या बनती थी? प्लेट। इसके लिए याद रखना सेंट्रीफ्यूगल। क्या? सेंट्रीफ्यूगल। और उस फ्यूगल का एफ याद रखना। एफ मतलब फंजाई, तो इसका मतलब फंजाई में भी कोशिका भित्ति होती है और पादप में भी होती है। इसका मतलब ये यहाँ आना चाहिए और ये यहाँ आना चाहिए। ये बात क्या हो गई? गलत। सेकंड ऑप्शन, पादप कोशिका में खांच, ये बात गलत है। ये तो कहाँ होती है? जंतु कोशिका में। अगला, यह टीलोफेज का भाग नहीं है। यह टीलोफेज का भाग नहीं है। बताओ देखिए है क्या? अरे ये बनती कहाँ है? टीलोफेज में तो होता है। अरे ये काम होता ही कहाँ है? टीलोफेज में। तो ये बात बिल्कुल क्या है? गलत। हाँ, केंद्रक विभाजन के बाद होता है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही। अरे ये कोशिका खांच वगैरह कहाँ बनती है? जब सारा काम, जब कौन कौन, प्रोफेज भी गई, मेटाफेज भी गई, एनाफेज भी। अब क्या होता है? या तो कोशिका प्लेट बनती है या कोशिका खांच बनती है। अगला ऑप्शन पढ़ो देखिए। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए भाई। बताओ देखिए, बोलो। जीवन में क्या क्या होता था? सबसे पहले देखो एस में क्या होता है? डीएनए प्रतिकृति। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ। तो देखो देखिए, सी में फोर्थ ऑप्शन कहाँ है? चलो ये ऑप्शन तो गया। अगला, इंटरफेज को कौन सी फेज कहते हैं? विश्राम अवस्था। तो ऐसा ऑप्शन देखो डी में सेकंड, ये तो गई, ये भी गया। अगला, अब बताओ ए में कौन सा है? थर्ड। अच्छी बात है क्या? जीवन में आरएनए व ट्यूबुलिन, ये किसका था? G2 का। अब बताओ ए में कौन सा है? फर्स्ट। ये बिल्कुल सही है। बी में देखो, बी में G2, बी में फोर्थ, ये नहीं है, ये नहीं है। इधर देखो देखिए, ए में फर्स्ट सही है, बी में थर्ड ये भी सही है, सी में फोर्थ ये भी सही है और डी में सेकंड ये भी सही है। तो बताओ ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड।
भैया इसमें पूरी इंटरफेज आ गई। अगला, कोशिका चक्र की ऐस अवस्था हेतु निम्न में से कौन सा कथन सही है? बोलो। डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C जो बढ़कर 4C हो जाती है, बिल्कुल सही है। जंतु कोशिकाओं और उच्च पादपों में, नहीं नहीं नहीं, उच्च पादपों में ये बात है हजम नहीं हो रही भाई। अगला, हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण अनुपस्थित नहीं होता है, तो कौन सा कथन सही है? पहला। अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में डीएनए की मात्रा केवल 2C रहती है? अरे एस के कहा पहले, अब या तो जीवन और यही कहा जा सकती है G0 में, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हुआ? ऐसा ऑप्शन है पहला हुआ। ये भैया नीट 2020 में आया भी था। चलो रे भाई, एक बार दोबारा आपसे जो बात पूछी जाए वो बताओ। आप तो बताओ, देखिए आपको आंसर बताना है। सबसे पहले ये बताओ कि सबसे पहले इंटरफेज आती है, फिर एम फेज आती है, फिर इंटरफेज आती है, फिर एम फेज आती है। इसमें कौन कौन आती है? G1, S और G2। ये कहाँ जा सकती है? G0 में जा सकती है। चलो एक बात बताओ, माइटोसिस और मियोसिस में मेन अंतर बताओ। माइटोसिस और मियोसिस में मेन क्या अंतर होता है? बोलो। देखिए कोई 3 अंतर बताओ मेन। माइटोसिस बताओ, इसका मेन क्या काम है? ये मेनली कहाँ पाया जाता है? जिसका क्या काम है? वृद्धि करना। इसका मतलब इसका काम है कोशिकाओं की क्या बढ़ाना? संख्या बढ़ाना। जबकि मियोसिस आता ही किसके लिए है? ये आता है लैंगिक जनन में। अब एक बात बताऊं, सारा खेल मियोसिस का है और सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। यही एक ऐसा विभाजन है जिसके कारण क्या आती है? विभिन्नता। और लगातार विभिन्नता का आना ये किसको बताता है? इवोल्यूशन। बोले तो उद्विकास को बताता है। किसको? उद्विकास को। और ये सारा खेल है मियोसिस फेस्ट की, प्रोफेज फेस्ट की, कौन सी अवस्था का? पेकाइटिन अवस्था का। क्योंकि यहाँ क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। बोले तो जीन विनिमय। अब इस जीन विनिमय के बारे में भी सीख लो थोड़ा। आपको पता है जब भी मियोसिस को पढ़ा जाएगा, समजात गुणसूत्र का एक जोड़ा लिया जाएगा। एक ही गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। पहले आपको पता है कि ये काम समजात गुणसूत्र आपस में जोड़ा बनाते हैं। ये काम कहाँ होता है? जाइगोटीन में। अरे कहाँ होता है? जाइगोटीन में। और समजात गुणसूत्रों का आपस में जोड़ा बनाना, इसको क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। अरे क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। और इन्हीं समजात गुणसूत्रों के बीच में क्या बन जाता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अरे क्या बनता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। धीरे धीरे पेकाइटिन अवस्था में जाने पर ये क्या हो जाते हैं? स्पष्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं का नाम क्या पड़ जाता है? टेट्राड या बाइवेलेंट, जो क्या हो जाते हैं? स्पष्ट हो जाते हैं। इसी पेकाइटिन अवस्था में दोनों में आपस में गुणसूत्री खंडों का डीएनए का आदान प्रदान होता है। इसी के कारण कि जीन दूसरे पे जा रही है, पहले पे आ रही है। विभिन्नता का कारण यही है। अब दोबारा बताओ, 1 मिनट। चलो ये काम हो गया। अगली फेज में क्या होगा? धीरे धीरे इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। जब ये दोनों पास पास आए, अब वापस इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो एक एक्स आकार की स्ट्रक्चर धीरे धीरे दिखाई देगी, जिसे क्या बोलते हैं? काइजमेटा। क्या बोलते हैं? काइजमेटा। जैसे ये दूर होते जाएंगे, इस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा? विघटन। ये काम कहाँ हो रहा है? डिप्लोटीन में। अरे कहाँ हो रहा है? डिप्लोटीन। धीरे धीरे जैसे अगली फेज आएगी जिसका नाम क्या है? डाइकाइनेसिस। इस काइनेटा का क्या हो जाएगा? उपांति भवन। अरे क्या हो जाएगा? उपांति भवन। तो एक बार दोबारा बताओ, पहले मेन कौन सी है? जाइगोटीन। क्या होता है? समजात गुणसूत्र जोड़ा बनाते हैं, जिन्हें बाइवेलेंट कहते हैं। यहाँ दोनों के बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। दूसरा पेकाइटिन, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है। और वहाँ किसी भी गुणसूत्र पर उपस्थित डीएनए को काटने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है। अगला, इसी में अगला बताओ, देखे अगली कौन सी थी? डिप्लोटीन। बताओ यहाँ क्या होता है?
सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स घुल जाता है और स्पष्ट आकार की संरचना जिसे काइजमेटा कहते हैं वो दिखाई देती है। अगली में क्या होगा, इसी काइजमेटा का उपांति भवन हो जाएगा। एक बात दोबारा और सिखाना चाह रहा हूँ, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है ना, ये एक प्रकार का कौन सा विभाजन है, माइटोसिस। अरे क्या है, माइटोसिस, क्योंकि इन दोनों में ही गुणसूत्रों की संख्या एक समान रहती है। दोबारा अगर मैं याद करना चाहूँ, अगर फिर आपको याद करना है तो एनाफेज फर्स्ट को याद करो और एनाफेज सेकंड को याद करो। इन दोनों में अंतर हर किसी को याद होना चाहिए। एनाफेज फर्स्ट का मतलब है मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट में समजात गुणसूत्र का जोड़ा साथ होता है, जोड़ा। और पहले एनाफेज में गुणसूत्र बिंदु का विखंडन नहीं होता, पहले वो जोड़ा क्या होगा, अलग। ये आया था ना अभी, देखो पहले ये जोड़ा, ये देखो ये पहले ये जोड़ा अलग होगा, जब ये जोड़ा पूरा का पूरा एक में जाएगा, ये पूरा का पूरा एक में जाएगा, फिर मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा ना, वहां पर गए अकेले गुणसूत्र है ना जिसमें 2 क्रोमेटिड है, वहां जाने के बाद इस गुणसूत्र बिंदु का विखंडन होगा। तो ये याद करो, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड में क्या अंतर है। एनाफेज फर्स्ट में तो जोड़ा अलग होगा, क्या होगा, जोड़ा। समजात गुणसूत्रों का क्या होता था, पृथक्करण सेपरेशन होता था, जबकि एनाफेज सेकंड में गुणसूत्र बिंदु का विखंडन होता है। ऐसा काम कहाँ होता है, एनाफेज में भी तो होता था। किसके एनाफेज में, समसूत्री विभाजन की एनाफेज में। दोबारा याद कर लेना, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड में अंतर आना चाहिए। मियोसिस फर्स्ट का मतलब है समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है, जोड़ा। तो पहले एनाफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्रों का जोड़ा अलग अलग होगा, जबकि एनाफेज सेकंड में गुणसूत्र बिंदु का विखंडन होगा। सबसे मेन रोल किसका होता है, पेकाइटिन का, क्योंकि पेकाइटिन में ही गुणसूत्रों का, खंडों का, डीएनए का, जीन का आदान प्रदान होता है। क्या आती है, विभिन्नता। क्या आती है, विभिन्नता। पहले बता देता हूँ एक बात, ये बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अर्धसूत्री विभाजन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, किसके लिए, युग्मकों के निर्माण के लिए। अरे किसके लिए, युग्मकों के निर्माण के लिए। और एक बात और इसी में, अगर आपको पता है कि पादप जगत में ज्यादातर बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण, उसी से आगे जाकर क्या होगा, युग्मकों का निर्माण। लेकिन प्लांट किंगडम में एल्गी होता है, एल्गी, उसके जाइगोट में कौन सा विभाजन, उसके जाइगोट में कौन सा विभाजन। सेल डिवीजन का सबसे फेमस क्वेश्चन है भैया। अधिकांश जीवों के जाइगोट द्विगुणित होता है, 2n होता है, उसमें आगे जाके कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए माइटोसिस होता है। लेकिन प्लांट में एल्गी गुणित होते हैं, उसका जाइगोट पहले 2n हो जाता है, अब उसकी पूरी प्लांट बॉडी है ना वो अगुणित होती है, इसीलिए उसके जाइगोट में क्या पाया जाता है, मियोसिस। क्या पाया जाता है, मियोसिस। इसका मतलब एकमात्र प्लांट किंगडम में एल्गी ऐसे हैं जिनके जाइगोट में भी क्या होता है, मियोसिस, जबकि होना क्या चाहिए, माइटोसिस। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो भाई बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास का अपना चैप्टर बताओ, आप कौन सा चैप्टर लेके आए। अगला है जेनेटिक्स, अनुवांशिकी भाई। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे अगली क्लास।